डिस्कशन शुरू किए थे और बोले थे होमवर्क में तुम लोगों को ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाला पार्ट पढ़ के आने के लिए। तो मयंक बताओ भाई, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? सर ये हमको बोलने दीजिए प्लीज। नहीं 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 नहीं, मयंक, मयंक बताओ भाई। नहीं पढ़े। क्यों? भूल गए थे। उठा के खिड़की से बाहर फेंक देंगे तुमको। सर हम बोलेंगे। भूल गए थे? सर हम पहले बोले थे सर। एक तो एकदम एक चीज का ध्यान हम रखना। पहले हाँ बोलेंगे। ठीक है, शांत रहो। इस चीज का ध्यान रखना, बाकी लोग भी जो भी होमवर्क देते हैं अपने कॉपी में होमवर्क नोट डाउन करके रखेगा। अगर मेरा होमवर्क नहीं बनाया तो बहुत मार मारेंगे अब। कुछ भी चीज माफ है, होमवर्क माफ नहीं है। तुम्हारे बैच में तो बिल्कुल नहीं है। सर मैं अब तक सारा होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूँ। बढ़िया है, अच्छी बात है, बता दो आज जो फिर। बचा खुचा था वो भी सारा एक एक क्वेश्चन बना लिया सारा। अच्छी चीज है। हाँ याद है, हाथ क्यों रेस कर रखा है? हाथ दर्द कर जाएगा तेरा। क्या हो गया बोलो। यार तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, इधर माइक से तुम बहुत दूर बोल रही हो, नहीं लेकिन नहीं तो फिर कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारे माइक में आज। कुछ भी आवाज नहीं आ रहा। सर अब आ रहा है? हाँ अब आ रहा है। ऐसा क्या कर ली तू? सर पता नहीं, मेरा ईयरफोन खराब हो गया है। हाँ मतलब कुछ तो प्रॉब्लम था जो भी। हाँ पढ़ के आई है क्या? नहीं सर, लेकिन पहले रटे हुए थे, मतलब पढ़े हुए अच्छा थे। तुम्हारा तो एग्जाम हो ही गया था। ओके अंशुल बताओ भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? क्या? लॉ लॉ ऑफ मास। हाँ सर प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट बोल रहे थे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास को रिएक्शन के बाद ही सेम रहता है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास रिएक्शन के बाद सेम रहता है दोनों का। ठीक है। तो चलो ध्यान दो, जैसे इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन ध्यान रखना। ऑल्दो जैसे बोलने का एक लैंग्वेज है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। बोलने का एक लैंग्वेज है। सर मास हम एक लाइन बोले। बोलो। Sir, law of conservation of mass states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. ओके, हिंदी में मतलब बताओ इसका। सर मास ना ही बन सकता है, ना ही सृजन हो सकता है, ना ही उसका विनाश हो सकता है अच्छा किसी भी केमिकल, किसी भी रासायनिक क्या मतलब रिएक्शन में। बस। अच्छा, वो तो यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। मास ना बन सकता है ना बिगड़ सकता है, ये यूनिवर्सल लॉ है। हाँ तो सर हम ये पढ़े थे ना, तो बस बोल दिए। हाँ नहीं ठीक है, बट केमिस्ट्री में हम लोग इस पर्सपेक्टिव को यूज नहीं करते। केमिकल रिएक्शन में इसके अलावा एक और चीज यूज किया करते हैं। इस चीज के बारे में बताना है। चलो ध्यान दो, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में नॉर्मली ये बोला करते हैं, मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, ये नॉर्मली बोलने का एक लैंग्वेज होता है। बट इसमें एक मॉडिफिकेशन के साथ ध्यान रखना। मास ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट केवल। मास ऑफ द रिएक्टेंट डिकम्पोज्ड या मास ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्टेड इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट का मास उतना ही प्रोडक्ट का मास है, ये अलग चीज है। मास ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्टेड मतलब जितना मास खत्म होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास बनेगा, ये थोड़ा अलग चीज है। तो अगर हम लोग ऐसा लिख दे, जैसे मान लो कि अपने पास एक छोटा सा रिएक्शन है, H2O वाला पार्ट लिक्विड स्टेट से H2O गैसियस फॉर्म में जा रहा। मान लो एक ऐसा रिएक्शन दे रखा। तो अगर लिक्विड से गैसेस फॉर्म में मूव कर रहे हैं हम लोग, मान लेते हैं कि हम लोग 1 kg लिक्विड लेके चले, 1 kg पानी लेके चले और उसको हम लोग कन्वर्ट कराना शुरू किए हीटिंग करके। तो अगर इसमें से 200 ग्राम खत्म हो गया, इसका मतलब 800 ग्राम बच जाएगा। तो जब 200 ग्राम लिक्विड वाला पार्ट इवेपोरेट होगा तो उस केस में H2O वेपर वाला पार्ट 200 के ग्राम के बराबर बन जाएगा। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, लेकिन जितना रिएक्टेंट खत्म हुआ उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, ये चीज़ बिल्कुल फिक्स है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। बोलने का एक लैंग्वेज लोग यूज़ कर लिया करते हैं, लेकिन थोड़ा गलती है उसमें। पहला तो ये चीज़, मास मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग अ रिएक्शन, पहला चीज़ है। दूसरा, मास ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड या मास ऑफ द रिएक्टेंट डिकम्पोज्ड या मास ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्टेड विल बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। इस एक चीज को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोला करते हैं। हम लिखवाएंगे कुछ भी नहीं, क्योंकि ये चीज तुम लोग को बोला था खुद से पढ़ाई करना, बहुत ही सिंपल थियोरेटिकल टॉपिक है। ठीक है, दूसरा पार्ट था उसमें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
स्मृति बताओ भाई क्या होता है लॉ ऑफ डेफिनेटिव प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? सर वो ये स्टेट करता है कि अगर किसी भी कंपाउंड को तोड़ा जाए तो उसमें जितना भी मतलब एलिमेंट्स होता है उसका जो रेशियो रहता है वो सेम रहता है, ऐसा ही कुछ था शायद। हाँ, कंपाउंड को तोड़ेंगे नहीं तो नहीं तोड़ेंगे तो ठीक है, आपका मर्जी। उसमें क्या होगा? तो कंपाउंड है ना सर, उसमें क्या मतलब होगा, वो तो एक ही है ना। नहीं, तब उसमें रेशियो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ सर, तो उसमें तोड़ने की जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ डेफिनेटिव मतलब जो भी सर, अगर ऐसे आप बताना चाहे किसी को कि उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है तो उस तरह से। हाँ, तो उसमें चलिए समझ जाइए सर, कंपाउंड को तो तोड़ने की समझा। जरूरत नहीं है। उसमें ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि एक कंपाउंड के अंदर सारे एलिमेंट्स का जो मास का रेशियो, नॉर्मली हम लोग मास के रेशियो की बात करते हैं, एक कंपाउंड के अंदर सारे एलिमेंट्स के मास का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। मास का रेशियो फिक्स होने का मतलब है कि हम लोग जैसे उसमें हम लोग एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, उस कंपाउंड को किसी भी सोर्स से लेकर के आओ, किसी भी सोर्स से। जैसे मान लो पानी है तो H2O को हम लोग टैप वाटर से ले, रेन वाटर से ले, या फिर मान लो पॉन्ड से उठा करके ले आए। हर जगह H2O वाले पार्ट में हम लोगों को हाइड्रोजन वाले पार्ट का मास 2 ग्राम मिलेगा और ऑक्सीजन वाले पार्ट का मास 16 ग्राम मिलेगा हर जगह। हम लोग हाइड्रोजन वाला H2O मॉलिक्यूल कहीं से भी लेकर के आए तो H2O मॉलिक्यूल किसी भी सोर्स से आएगा, उसमें सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का जो मास का रेशियो है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा 1:8 के बराबर। इस चीज को हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आराम से बोल सकते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच द कंपाउंड इज टेकन, उसके मास के रेशियो, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के मास का रेशियो विल ऑलवेज बी फिक्स्ड। ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। और मास का रेशियो फिक्स्ड है तो एटम का भी रेशियो फिक्स है। H2O वाला पार्ट हमेशा जब कंबाइन कर रहा होगा तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हमेशा इसी रेशियो में कंबाइन करेगा, तो हमेशा फिक्स्ड है। हम लोग H2O किसी भी सोर्स से उठा करके लाए 2:1 रेशियो एलिमेंट का फिक्स्ड होगा, ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। वैसे लास्ट क्लास में बोला था कि तुम लोगों को इसका थियोरेटिकल पार्ट पढ़ के आना है, लेकिन हम इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो जैसे मान लो कि अगर हम लोग H2O लेके चलते हैं तो H2O में अगर मास का रेशियो फिक्स्ड है तो अगर एक H2O लिए तो भी मास का रेशियो फिक्स्ड है, अगर 2 H2O लेते तब भी उस केस में मास का रेशियो 1:8 ही निकल के आता। तो अगर हम लोग के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले पार्ट के मास का रेशियो बिल्कुल फिक्स्ड निकल के आएगा, तब इस केस में हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम लोग का जो मास का परसेंटेज है वो भी फिक्स्ड होगा। मतलब अगर हम लोग H2O के अंदर एक H2O मॉलिक्यूल मान लो, अगर इसके अंदर हम लोग मास का रेशियो निकालते हैं तो इस केस में हाइड्रोजन वाले पार्ट का मास 2 ग्राम के बराबर, टोटल मास 18 ग्राम के बराबर इंटू 100। तो यहाँ से हम लोग आराम से 1/9 इंटू 100 या फिर 100/9 के बराबर वैल्यू मेंशन कर सकते हैं। अगर 2 H2O का मॉलिक्यूल होता तो 2 H2O का मॉलिक्यूल मतलब टोटल हाइड्रोजन का मास हो जाता 4 ग्राम के बराबर। मॉलिक्यूल के लिए तो 4 ग्राम नहीं होता 4 एम में होना चाहिए था, बट 2 मोल अगर मान के चल रहे तो 4 ग्राम और ऑक्सीजन वाला पार्ट 32 ग्राम हो जाता। तो टोटल हाइड्रोजन का मास 4 के बराबर डिवाइडेड बाई टोटल मास वाला पार्ट 36 ग्राम के बराबर इंटू 100। तो यहाँ से भी अपना वैल्यू 100/9 के ही बराबर कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोग एक मॉलिक्यूल लेके चले, चाहे 10 मॉलिक्यूल लेके चले, चाहे कितना भी मास लेके चले कंपाउंड का, हमेशा एक एलिमेंट का जो परसेंटेज है उस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर वो फिक्स्ड होगा। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो एलिमेंट का मास 4/, कितना लिखे? 4/36। तो हमेशा एलिमेंट का परसेंटेज अगर निकालना है, मास परसेंटेज, तो एलिमेंट का मास, कोई एक पार्टिकुलर एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। तो हमेशा हम लोग न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में इस तरह की चीज को यूज करते हैं कि हम लोग एक एलिमेंट का परसेंटेज निकाल लेंगे पूरे कंपाउंड के अंदर। अब वो एक मॉलिक्यूल के लिए निकालो या 10 मॉलिक्यूल के लिए निकालो या 1 kg मॉलिक्यूल के लिए निकालो या 10 kg मॉलिक्यूल के लिए निकालो, हमेशा वो परसेंटेज फिक्स्ड होगा। इस चीज को हम लोग लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन वाले पार्ट का एक तरीके से कंक्लूजन बोल सकते हैं, फिर एक तरीके से रिजल्ट वाले पार्ट के जैसा बोल सकते हैं। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। इस चीज को हम लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन बोला करते हैं। उसके बाद स्वयं
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या था? सर यही दो पूछना सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। नहीं, इक्विवेलेंट तो छोड़ दे, इक्विवेलेंट तो ये जानना भी नहीं है। मल्टीपल इसलिए एक तो प्रोपोर्शन क्या मेरे था? को मिला, उसका डेफिनेशन नहीं दिया हुआ था, इसलिए वही पूछना था आपसे। डिफिनेशन नहीं दिया मतलब सर बुक में नहीं दिया हुआ ये दोनों। कौन से बुक में नहीं दिया हुआ है? सर मैं तो किसी एस चांस से पढ़ा था और वहाँ का आपका पैकेज से पढ़ा था, तो उसमें मिला हुआ था लॉ ऑफ मल्टीपल का, लेकिन उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था। तो कितना था सेटिस्फैक्टरी वही बता दो। सर उसमें लिखा था कि अगर दो या जो दो से ज्यादा कंपाउंड जब बनता है, ऐसे हाँ, कर कुछ लिखा था सर। क्लियर नहीं था, इसीलिए आपसे पूछना था। अरे ऐसे कैसे नहीं पूछा, मतलब ऐसे सर कैसे हम नहीं क्लियर हुआ? बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है तो। हाँ याद दिया, बताओ। सर जब भी दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है तो रेशियो ऑफ मासेस ऑफ सेकंड एलिमेंट दैट आर कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, उसका रेशियो स्मॉल होल नंबर्स में रहता है। ओके, उसको ऐसा बोल सकते हैं हम लोग ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में। अगर दो एलिमेंट मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करा रहा है, तो उस केस में जो अ, एक एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ दूसरा एलिमेंट का जो मास कंबाइन करेगा वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो रखता है। ठीक है, जब भी दो एलिमेंट मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, जैसे कार्बन वाला पार्ट है और ऑक्सीजन वाला पार्ट, तो CO बना सकता है और दूसरा CO2 बना सकता है। तो इस केस में जब दो एलिमेंट मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा, तो एक एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ, जैसे मान लो कार्बन का फिक्स्ड मास ले लेते हैं, तो कार्बन के 12 ग्राम के साथ हम लोग ऑक्सीजन का कितना मास कंबाइन कर रहा, तो यहाँ 16 ग्राम कंबाइन कर रहा और यहाँ वाले पार्ट में 32 ग्राम कंबाइन कर रहा। तो कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ जो दूसरे एलिमेंट का मास कंबाइन कर रहा, ये मास वाला पार्ट हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो के फॉर्मेट पे रहेगा 1:2। ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम लोग केवल कार्बन के मास को फिक्स कर सकते हैं। हम लोग को इससे मतलब है कि हम लोग का कोई भी एक एलिमेंट का मास फिक्स होना चाहिए। तो जैसे कार्बन का मास 12 है जबकि ऑक्सीजन का 16, दूसरे वाले केस में कार्बन का मास 12 है बट ऑक्सीजन वाले पार्ट का मास 32 है। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन के टर्म में बात करते हैं तो ऑक्सीजन का मास सेम करना पड़ता, इसका मतलब यहाँ पे 32 ग्राम करना पड़ता। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो फिर 12 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो यहाँ वाले पार्ट में अगर ऑक्सीजन का 32 ग्राम लेना होता तो कार्बन का 26 ग्राम रिक्वायर्ड होता। तो अब यहाँ पे 12 और यहाँ 32, तो ऑक्सीजन के सेम मास के साथ कार्बन का जो मास का कॉम्बिनेशन हो रहा दोनों अलग अलग कंपाउंड्स में 24:22 मास रेशियो एक्वायर करेगा, मतलब 2:1 का मास रेशियो एक्वायर करेगा। बेसिकली एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो जब दो एलिमेंट मिलके दो या दो से ज्यादा कंबाइन ये कंपाउंड बनाते हैं, तब उस केस में एक एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ दूसरे एलिमेंट का जो मास रेशियो कंबाइन करेगा वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो एक्वायर करके रखेगा। इनफैक्ट हमेशा वो मास रेशियो उन एलिमेंट्स के एटॉमिक रेशियो के बराबर ही होगा। जैसे मान लो पहले वाले पार्ट की बात करते हैं, तो कार्बन का एक एटम, यहाँ भी कार्बन का एक एटम, तो कार्बन के एक एटम के साथ ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ एटम कंबाइन कर रहा वो यहाँ पे 1 है और दूसरे वाले केस में 2 है, तो एटॉमिक रेशियो 1:2 हो गया। तो कार्बन के फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम के साथ ऑक्सीजन का एटम जो कंबाइन किया वो रेशियो हमेशा 1:2 के फॉर्मेट में है। तो जो मास का रेशियो है वही एटॉमिक रेशियो भी निकल के आने वाला है। जैसे मान लो सेकंड वाले केस की बात करते हैं, तो यहाँ एक ऑक्सीजन है जबकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो इधर 2 ऑक्सीजन डालना पड़ेगा अपने को। तो 2 ऑक्सीजन का मतलब हम लोग C2H2O2 कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ कार्बन का 2 एटम कंबाइन कर रहा, कार्बन का 1 एटम कंबाइन कर रहा। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के सेम नंबर ऑफ एटम के साथ कार्बन का जो नंबर ऑफ एटम कंबाइन कर रहा है वो 2:1 रेशियो में है। तो यहाँ से मास रेशियो और एटॉमिक रेशियो दोनों एग्जैक्टली बराबर रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग एटॉमिक रेशियो वाला पार्ट कंसिडर करेंगे। इनफैक्ट ये भी नहीं कंसिडर करना है। अगर स्कूल के एग्जाम में सवाल आया तब तो डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा, बट अगर स्कूल के एग्जाम में सवाल नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सिंपली एक चीज देखना, अगर 2 एटम दिए और 2 एटम को मिलाने से 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाया, ठीक है, कभी भी 2 एटम दिया
और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो सीधा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। अगर किसी एक एटम के अंदर जो परसेंटेज वाला पार्ट है या मास वाला पार्ट वो फिक्स करने की कोशिश की गई है और उसका परसेंटेज इक्वल निकल के आना शुरू हो गया, तब उस केस में सीधा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला पार्ट बोलते हुए काम कर सकते हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो खैर बहुत ही एलिमेंट्री चीज है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सर, ये और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन? लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन अलग चीज है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन वाला पार्ट हम लोग रिडॉक्स में पढ़ा करते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा टर्म होता है इक्विवेलेंट वेट, वहाँ पे इस चीज को डिस्कस करेंगे। वैसे लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन कहाँ मिल गया तुमको? ये टर्म तो हम लोग यूज ही नहीं करते हैं, एक्चुअल में यूज नहीं करते हैं। सर बस नाम दिया था, डेफिनेशन नहीं दिया था। हाँ नहीं, तो हम लोग नाम इसका यूज नहीं करते हैं बिल्कुल भी, ठीक है, उस चीज को छोड़ सकते हैं। ये तीन पार्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाले पार्ट को थोड़ा याद रखना होगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसको याद रख सकते हैं। तो इसमें एक चीज हम लोग ऐड अप कर सकते हैं वैसे, जैसे मान लो कि तुम लोग को एवरेज मोलर मास बताया क्या टर्म अभी तक? एवरेज मोलर मास नो सर। नहीं बताया, चलो ठीक है, तो अभी क्लियर रहने देते हैं। जब एवरेज मोलर मास बताएंगे तो हम छोटा सा एक डेफिनेशन में मॉडिफिकेशन और बताएंगे तुम लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाले पार्ट में। तो ये तुम लोगों का लास्ट क्लास का होमवर्क था जो तुम लोगों को दिया था, और क्या पढ़ाए थे एक बार देख लेते हैं लास्ट क्लास में। अच्छा, कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस कर रहे थे क्या? सॉल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन वाले पार्ट के बाद मोल फ्रैक्शन मेंशन करना था। अच्छा, परसेंटेज वेट बाय वेट वाला पार्ट हो गया था, इसका सवाल भी करा दिए थे। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम वाला पार्ट भी डिस्कशन में फॉर्मूला डाल दिया था, बट ये फॉर्मूला अपने उतने काम का नहीं होता है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये फॉर्मूला अपने उतने काम का नहीं होता। बट फिर भी हम लोग परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का एक सवाल कर लेते हैं। फटाफट क्वेश्चन नोट करना शुरू करो। कैलकुलेट द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम of NaOH solution containing 5 moles of NaOH, 5 moles of NaOH in 800 gram of water, in 800 gram of water. कितना बोला? 25 25 25 सर 20 20 25 नहीं 20 सर 20%। 20%। 20%। 20%। सर 20%। हाँ, जैसे सवाल में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बोला है, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया था वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और दोनों ml में होगा, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट ग्राम में होगा, नीचे वाला पार्ट ml में, और इनटू 100 कर सकते हैं। तो हम लोगों के पास सॉल्यूट वाला पार्ट 5 मोल सॉल्यूट दे रखा है NaOH, इसका मोलर मास 40 के बराबर होगा, 23 + 16 + 1। तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, इसका मतलब वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 5 इंटू मोलर मास वाला पार्ट 40, उसके हिसाब से हम लोग 200 ले सकते हैं। और सॉल्वेंट का मास, H2O वाला पार्ट सॉल्वेंट है केवल, सॉल्यूट नहीं है, तो यहाँ वाले पार्ट में H2O, सॉल्वेंट का मास 800 ग्राम है, सॉल्यूट का मास मालूम है, सॉल्वेंट का मास मालूम है, तो इस केस में वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सिंपली वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं हम लोग। सॉल्यूट का मास कितना दे रखा है? 200 के बराबर, सॉल्वेंट का मास 800 के बराबर, तो उसके हिसाब से परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू
सॉल्यूट का मास 200 ग्राम, सॉल्वेंट वाले पार्ट का मास, सॉरी सॉल्यूशन वाले पार्ट का मास 100 ml के बराबर। अच्छा इसमें डेंसिटी तो दिया नहीं यार, सॉरी। एक काम करो, बिना डेंसिटी के सवाल तो बनाना नहीं चाहिए था, गलती हो गया मेरे से। 1 ग्राम पर ml कर लो ताकि कैलकुलेशन को दिक्कत ना आए, क्योंकि सवाल में मास दे रखा है जबकि हम लोग वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं। तो डेंसिटी अगर 1 ग्राम पर ml देगा तो उसके हिसाब से हम लोग एक छोटा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, इसका मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। मास वाला पार्ट 1000 ग्राम के बराबर है, डेंसिटी 1 के बराबर है, इसका मतलब 1000 ml वॉल्यूम आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ से परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट है 200 ग्राम के बराबर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 के बराबर इनटू 100, ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा आंसर अपना 20% वेट बाय वॉल्यूम। नोट कर लो। बट मेरे हिसाब से सवाल परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का पूछना नहीं चाहिए, बहुत ही अनकन्वेंशनल टाइप का चीज है और रेयरली यूज किया जाता है। मतलब इन जनरल जब हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं तो सवाल के कैलकुलेशन में हम लोग के पास परसेंटेज वेट बाय वेट वाला पार्ट सबसे फ्रीक्वेंट यूजफुल फॉर्म रहता है। ठीक है सर। हाँ बोलो। सर टेस्ट में एक भी न्यूमेरिकल इससे नहीं आया था। तो क्या करे हम, बताओ क्या आया था? सर खाली इधर उधर घुमा फिरा के पूछ रहा था। बहुत घटिया स्कूल है तुम्हारा। जानते हैं सर। चलो ध्यान दो। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पहले मोल फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे, मोल फ्रैक्शन के बाद मोलैरिटी मोलैलिटी वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हेडिंग डाल दो मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली। चलो ध्यान दो, जैसे बचपन में फ्रैक्शन सुना होगा। जैसे मान लो ऐसा दे रखा है कि दो कंपोनेंट है, एक का वैल्यू 4 है, एक का वैल्यू 6 है। तो जो वैल्यू, मतलब मान लो x का वैल्यू 4 के बराबर है और y का वैल्यू 6 के बराबर है, तो x का फ्रैक्शन कितना होगा? 4/10। 4/10। फ्रैक्शन का मतलब होता है जो हम लोग सैंपल की बात कर रहे हैं उसका नंबर या उसका अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। तो x का अमाउंट 4 के बराबर है डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट वाला पार्ट 4 + 6 के बराबर, मतलब यहाँ से 4/10। अगर y का फ्रैक्शन निकालेंगे तो y का अमाउंट 6 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, इसका मतलब 6/10 के बराबर बोल सकते हैं। तो जैसे फ्रैक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको अगर कंसिडर करें और उसके आगे मोल लगा दे, तो बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं मोल का फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, फ्रैक्शन तो निकालना है बट मोल का फ्रैक्शन निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं मोल का फ्रैक्शन? तो इस केस में अगर मान लो एक मिक्सचर के अंदर या एक सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन भी हो सकता है मिक्सचर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक मिक्सचर या एक सॉल्यूशन के अंदर अगर अपने पास दो कंपोनेंट दे रखे हैं ए एंड बी, और मान के चलते हैं ए वाले पार्ट का नंबर ऑफ मोल्स Na के बराबर है और बी वाले पार्ट का नंबर ऑफ मोल्स Nb के बराबर है, तो इस केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम लोग कैपिटल X और A से रिप्रेजेंट करेंगे, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो N टोटल ऐसा कर देते हैं। इसका मतलब बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B लिखा जा सकता है। अगर मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालने बोला, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स आराम से बोल सकते हैं। तो NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB लिखा जा सकता है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का एक बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही एलिमेंट्री टाइप का स्ट्रक्चर है, आराम से इस चीज को कंसिडर किया जा सकता है। फटाफट फॉर्मूला छाप लो। सर फिर से हाँ। बता दीजिए ना प्लीज। नहीं बताएंगे, कुछ बताने का ही नहीं, इसमें छाप लो बस। मैथ्स का एक सिंपल ठीक सा है कंसेप्ट है, सर। मैथ्स का एक सर सिंपल, बता दीजिए ना एक बार। अरे फ्रैक्शन का सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, XA इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। फ्रैक्शन निकालना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बोलो भाई हिमांगी, यस सर। क्या होता है फ्रैक्शन? सर समझ गए सर, छोड़िए। अरे हम सवाल पूछे तो समझ गए। हाँ ईशानिद, क्या होता है फ्रैक्शन? क्या सर? फ्रैक्शन सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइडेड होता है।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइडेड होता है, Part of a डिनोमिनेटर whole. डिनोमिनेटर में क्या होता है? Part of a whole. पार्ट ऑफ अ होल। तो ए का पार्ट कितना है ऑफ अ होल में? तो एन ए का अमाउंट है, टोटल कितना है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मतलब अमाउंट ऑफ ए। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अमाउंट को? तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल। तो इस चीज को लो मोल सर फ्रैक्शन अब ऑफ बता ही रहे तो एक बार अच्छे से ये वाला चीज फिर से बता दीजिए, अरे है ना? अच्छे से ही बता दी, इसमें कुछ बताने का ही नहीं है मोल फ्रैक्शन में। वही तो बोल रहे एक कि बार फिर से सर प्लीज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। फ्रैक्शन का बेसिक मतलब ये है कि हम लोग टोटल पार्ट में किसी एक पार्ट का रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर ए का रेशियो निकालेंगे टोटल पार्ट में, तो ए का नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स करना है। बेसिकली सिंपल फ्रैक्शन का कंसेप्ट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स टोटल। तो एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। एक्स बी वाले पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई एन टोटल, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। ये सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करते हुए काम करना है। बहुत एलिमेंट्री केस है, इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहता है। थैंक यू सर। एक चीज खुद से सोच के देखो, ये चीज कितना होगा? एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होगा? मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा? 1. सर 1। सिंपल सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऊपर दिख रहा होगा तुम लोगों को। एक्स ए प्लस एक्स बी वाला पार्ट 1 के बराबर है। एक्स ए क्या है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख लिया करना फॉर्मूले में। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और एक्स बी वाला पार्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर हम लोग एक्स ए प्लस एक्स बी करेंगे तो उस केस में इन दोनों पार्ट को ऐड कर रहे हैं बेसिकली। तो एन ए प्लस एन बी नीचे है दोनों में कॉमन, तो सीधा डायरेक्टली ऐड होगा एन ए प्लस एन बी, नीचे भी एन ए प्लस एन बी, इसका मतलब 1। और ऑब्वियस ही बात है, पार्ट ऑफ अ होल, तो अगर दो कंपोनेंट है और दोनों के पार्ट को ऐड करेंगे तो टोटल पार्ट बन जाएगा। तो टोटल पार्ट बाई टोटल पार्ट, या फिर दो पार्ट को हम लोग ऐड अप कर रहे हैं तो पूरा कंप्लीट एक पार्ट बन रहा होगा हम लोग के पास। तो मतलब पूरा एक पूरा सिस्टम बन रहा होगा। तो इसीलिए एक्स ए प्लस एक्स पी 1 के बराबर होना चाहिए। और ऑल्दो हम ये फॉर्मूला जो आगे लिखने वाले हैं ये बताया नहीं करते 11th क्लास में, बट फिर भी तुम लोगों को ये चीज बताएंगे। ये चीज कितने के बराबर होगा? एक्स ए प्लस एक्स बी। बताओ अभी एक्स ए प्लस एक्स बी कितने के बराबर होगा? विशाल सर ऐसे भी क्लास में बीच में मत आया कि ये वीडियो चल रहा होता है। एक्स ए डिवाइडेड बाई एक्स बी कितना होगा? बताओ भाई को जल्दी। सर NA/NB। फॉर्मूला ऊपर दे रखा है, फॉर्मूले में ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस उसी को मैनिपुलेट करना है। तो अगर एक्स ए बाई एक्स बी करेंगे तो एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाई एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ से अपना वैल्यू निकल के आएगा एन ए डिवाइडेड बाई एन बी। तो एक ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन का रेशियो नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के बराबर ही होता है। तो कभी कभी ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, जैसे कभी कभी अगर मोलर रेशियो दे रखा होगा ना सवाल में, ऐसा कि मान लो मोलर रेशियो वाला पार्ट 2/5 है, मतलब ऐसा बोल दिया कि ए और बी के नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट का रेशियो 2/5 है, तो यहाँ से एक्स से निकालो या फिर यहाँ से एक्स भी निकालो। तो निकालने का एक सिंपल सा तरीका होगा, एक्स से विल बी इक्वल टू ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको एन ए मान लेना और नीचे वाले पार्ट को एन बी मान लेना। ये लिखने का एक तरीका होगा, एकदम सिंपल सा यूनिक तरीका है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो दे रखा होगा क्वेश्चन में एन ए बाई एन बी, तो ऊपर वाले पार्ट को एन ए मान लो, नीचे वाले पार्ट को एन बी मान लो, और एक्स इज इक्वल टू एन ए मतलब 2 डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी मतलब 2 + 5 7, और एक्स बी इज इक्वल टू एन बी मतलब 5 डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी मतलब 7। तो इस केस में 2/7 5/7 जब दोनों को एडअप करेंगे तो वैल्यू 1 के बराबर, मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 आराम से निकल के आ सकता है। तो इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, एक्स ए अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। तो अगर कभी भी सवाल में मोलर रेशियो दिया और बोला है मोल फ्रैक्शन निकालो, तो ऊपर वाले पार्ट को एक का नंबर ऑफ मोल्स मान लो, नीचे वाले पार्ट को दूसरे का नंबर ऑफ मोल्स मान लो, और एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। यहाँ से हम लोग आराम से क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो पार्ट को। और इसको नोट करने के बाद, इसे नोट तो कर ही लिया होगा, इसको नोट करने के बाद क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होंगे इसमें, मेरे हिसाब से डायरेक्टली कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा।
क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द मोल फ्रैक्शन of acetic acid if 300 gram of it is mixed with 980 gram of H2SO4. 1/3. 1/3 बहुत सही। बाकी लोग कैलकुलेट करो। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला तुम लोग को बता रखा है जहां तक हमको ध्यान है। ओ सॉरी, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COH और इसका मोलर मास वाला पार्ट 60 के बराबर होता है। तो 300 ग्राम दे रखा, तो वेट ऑफ CH3COH अगर मालूम है 300 ग्राम के बराबर, तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अब तक याद हो गया होगा तुम लोगों को। वेट अपॉन मोलर मास, वेट वाला पार्ट 300 ग्राम के बराबर है, मोलर मास 60 के बराबर है, मतलब वैल्यू 5 आएगा। दूसरा, H2SO4 वाले पार्ट का मोलर मास 98 के बराबर होता है। कैलकुलेशन करके देख लेना, और ऑल्दो बहुत बार कैलकुलेशन कर चुके हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 980 ग्राम टोटल मास डिवाइडेड बाय 98 ग्राम, यहाँ से वैल्यू 10 के बराबर आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 मालूम है, और दोनों का मिक्सचर है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड will be equal to number of moles of acetic acid divided by number of moles of acetic acid प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, ऐसा बोल सकते हैं। कितना है एसिटिक एसिड का नंबर ऑफ मोल्स? 5 के बराबर, डिवाइडेड बाय 5 + 10, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट होगा 1 2, इसका मतलब 1/3 आराम से कंसिडर किया जा सकता है। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। बोलो भाई, कोई डाउट है किसी को? चलो, अगर डाउट नहीं है तो इस नेक्स्ट। मेथड से कैसे कैंसिलिंग की है? किस मेथड से? सिर्फ ऊपर से नीचे दोनों को, डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दिए। वैसे तो मैथ्स में नहीं पढ़े। क्या बात कर रहा है? मैथ्स में तो डिनोमिनेटर दोनों के लिए कॉमन आता है ना, न्यूमरेटर थोड़े। मान ले 5 + 10 है, ठीक है? तो जैसे इस 5 को उठा के नीचे ले आओ, तो ऐसा लिख सकते हैं इस चीज को, 1 डिवाइडेड बाई 5 + 10 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको 5/5 लिख दिया, इसको 10/5 लिख दिया, तो कैंसिल आउट नहीं होगा? यस सर, हो जाएगा। और इसमें एक और भी काम कर सकते थे। 5 नीचे 5 कॉमन ले लो, तो 1 + 2 हो गया। ये भी सर cancel आपका out हो- आवाज बीच बीच में बहुत कटता है। यार बाकी लोगों को भी दिक्कत हो रहा है कैसा? सर हाँ सर हम ऐसे ही मैथ्स में किए थे तो विशाल हाँ सर सर, हो रहा है दिक्कत। मेरे को डांटे थे। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मतलब सर हम मेंशुरेशन बना रहे थे तो किए थे, तो सर मेरे को गधी कहे थे ऐसा करने के लिए। अरे सही में ऐसा हमको नहीं मालूम, हम तो ऐसा कर सकते हैं, तो लॉजिकल है। हम सर तो इस तरह ऐसे का नाम भी सर मैं सीखे। ऐसे किया था और सर नंबर भी सर कटा था, फिर मैं नंबर सर मांग ही लिया। स्वयं भी उधर ही था। नहीं तो मेंसुरेशन में हो सकता है कि ऐसा नहीं करना रहता होगा हमको नहीं मालूम, हो सकता है कि गलत हम कर रहे हो, लेकिन गलत तो नहीं है किसी भी एंगल से यार, ये तो बिल्कुल। सर ये विशाल बस सर एक स्टाइल है। चलो ठीक है, हम पूछ लेंगे कि विशाल सर से, हो सकता है कि उनको ज्यादा आइडिया, हम तो भूल चुके हैं 9th-10th वाली चीजों को। लेकिन क्योंकि अब जैसे लक्ष्य भी बोला कि ऐसा कभी देखा नहीं है, तो हम थोड़ा शॉक्ड है, क्योंकि ये बहुत एलिमेंट्री टाइप का चीज है कि यूज में अपने आप आ गया। बट लीनियर इक्वेशन में तो इसको बहुत जगह यूज करता है।
हाँ मतलब लीनियर इक्वेशन में तो एक्स को कट करने के लिए यूज करते ही है, मतलब नॉर्मल यस लॉजिकल सर। चीज है। बाकी पता नहीं, हम पूछ लेंगे एक बार विशाल सर से, हो सकता है कि मेंसुरेशन टॉपिक में इसको वैलिड नहीं माना जाता हो। अच्छा लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है सर, मैथ कहीं। तुम लोग ऐसा नहीं किया होगा, तुम लोग कुछ और गलती की होगी वहां पे, इसलिए सर सर नंबर काटे होंगे। सर डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म्स नो है सर। सर 5 से डिविजिबल है, इसीलिए शायद हाँ मतलब यहाँ पे हम लोग इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ऊपर 5 और नीचे सारे पार्ट 5 से डिविजिबल है। अगर नहीं होता तो फिर हम टोटल सम करके काम करते, फिर डायरेक्टली थोड़ा ना कैंसिल आउट करते इसको। यस सर। तो डिविजिबल होगा तभी तो ये काम कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि डिविजिबल नहीं है तो भी आंसर निकाल सकते हैं, जैसे मान लो 5/11 प्लस मान लो यहाँ 12 होता, तो इसमें भी आंसर निकाला जा सकता है। 1/, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 2.1 आएगा, और इसको सॉरी 2.2 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2.4 आएगा, तो यहाँ से 1/4.6 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये एक नॉर्मल पॉसिबिलिटी तो है, और बाकी विशाल सर से डिस्कस कर लेंगे कि उस टॉपिक के हिसाब से वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि मैथ्स में रूल चलता है। जैसे तुम लोग 9th में ज्योमेट्री पढ़ते हो कि 10th में ज्योमेट्री पढ़ते हो? दोनों में। अच्छा दोनों में है। तो जैसे ज्योमेट्री में बहुत सारे रूल्स होते हैं, और हमको पता नहीं क्यों रूल्स तो याद नहीं होता, बट प्रॉपर्टी देख के मालूम पड़ जाता है। मतलब मेरा थोड़ा ड्राइंग ठीक है, थोड़ा इमेजिनेशन ठीक है ड्राइंग को लेकर के, 3 डायमेंशन को लेकर के, तो सिमेट्री देखने में हमको आसानी से समझ में आता है। तो ये विशाल सर जब जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो लोग बहुत स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व करते हैं। जो जो रूल्स होते हैं ना, तुम लोगों के कुछ थ्योरम बोलते हैं, वो थ्योरम वाला चीज करते हैं, और हम उनका वो एक दिन देख रहे थे एक सवाल में बहुत देर से उलझे हुए थे, हम दिमाग खराब हो रखा था उनका। तो कोई डाउट पूछा था शायद से कोई स्टूडेंट, तो हम बोले अरे क्या हो गया ऐसा, तो बोले मैथ्स का सवाल है, इसमें बोला पता नहीं क्या ज्योमेट्री में प्रॉपर्टी लगा है, पता ही नहीं चल रहा है, तो हम बना दिए तुरंत सवाल। तो हम वो सर का दिमाग खराब हो गया, कह रहे ऐसे कैसे बना दिए। तो हम बोले कि ऐसा ऐसा दिख रहा है सिमेट्रिकली, तो ऐसा प्रॉपर्टी आए होना आपको चाहिए। पता है सर, हाँ दोपहर में ना जो क्लास था ना, उसमें हम एक चीज उनको बोले थे, फिगर के हिसाब से तो सर ये लाइन इससे छोटा है, वो बोले थे फिगर को नहीं देखा जाता है। हम कितना डांट खाए सर। नहीं, और फिगर को कोई नहीं, रजनीकांत वाला देते हैं फॉर एग्जाम्पल। फिगर के हिसाब से काम करना एक अलग चीज होता है, बट अगर डायग्राम बनाओ तो सिमेट्रिकल बिहेवियर रिलेट कर सकते हैं। अब डायग्राम तो अब मान लो कि जैसे हम ऐसा बनाए और ऐसा लिख दिया डायग्राम, तो ये कोई सर्कल थोड़े ना दिख रहा है, बट मालूम पड़ रहा है कि ये सर्कल है। और उसमें कुछ चीजें हैं बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे अगर हम लोग सेंटर से एक कोई भी ऐसा कॉर्ड दे रखा, और यहाँ से एक लाइन ऐसा खींचे जहाँ पे इसको 90 डिग्री पे मीट कर रहा होगा, तो हमेशा ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। इस तरह का प्रॉपर्टी है। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हमको ध्यान है, वो ऐसा बेसिक प्रॉपर्टी होता है कि जिंदगी भर याद रहता है। तो उस प्रॉपर्टी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। तो सर बोले कि हाँ ये एक थ्योरम होता है ऐसा ऐसा, तो हम बोले हमको थ्योरम से तो कोई मतलब नहीं है, वो थ्योरम को हम क्या करेंगे। लेकिन अब तुमको स्कूल में सॉल्व करना हो क्वेश्चन तो तुमको थ्योरम यूज करना पड़ेगा। हमको अगर सॉल्व करना होगा तो हम उसके आंसर तक पहुंच गए, और आंसर में बता भी दें कि आंसर ये है और सही भी आंसर है। बट अगर हम थ्योरम के हिसाब से उसको नहीं प्रूफ करेंगे, तो विशाल सर तुम लोगों को कंपटीशन का तैयारी नहीं करे, तुम्हारे स्कूल वाली चीजों को अच्छे से रेडी करा रहा है, तो तुम्हारे थ्योरम के हिसाब से आंसर किस तरीके से लिखना है उनको ये देखना है। तो ये अगर तुम्हारे स्कूल के लैंग्वेज के हिसाब से सही नहीं है, या फिर तुम्हारे उस टॉपिक के हिसाब से सही नहीं है, इस तरह का डिवीजन करना, तो नंबर कट जाएगा। और लॉजिकल पार्ट में बात करें तो लॉजिक पे तो यार मतलब मतलब ये क्या है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है, जो सेव हो सर पे गिरा, तो लॉजिक से ये तो थ्योरी डिफाइन किया गया है, तो लॉजिकल। लेकिन लोग उसको अब रटना शुरू कर दिए हैं कि ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, कभी उनके सर पे सेव नहीं गिरा है, लेकिन लोग याद करके बैठे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो है वो सारी चीजें लॉजिकल, लॉजिक से यूज कर सकते हैं, बट स्कूल वाले लोग लॉजिक नहीं मानेंगे, तो तुमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा स्टैंडर्ड मेथड्स का, क्योंकि डायरेक्टली अगर करेंगे तो नंबर कट जाएगा उधर। ठीक है, खैर चलो एक क्वेश्चन तो जैसे सॉल्व कर लिए, तो एक काम करो, एक थोड़ा हम डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ढंग से सोच के देखना, पहले सवाल सोच लेने दो। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन of calcium carbonate
in a 10% by weight solution by weight aqueous solution कर लो, by weight aqueous solution या 10% by weight चलो ठीक है, ट्राई करके देखो 10% बाई वेट, इतना ही सवाल है। पहले सोच के देखो, जो दिमाग में आता है सोच के देखो, जो सोच सकते सब सोच के देखो, और नहीं आएगा तो फिर हम हिंट देंगे। पहले 2-3 मिनट सोच के देखो क्या कर सकते हैं इसमें। किसी को समझ में आया क्या करना चाहिए सवाल में? कुछ भी समझ में आया क्या करना चाहिए सवाल में? सर परसेंट बाय वेट से तो वही बोल रहे हैं ना, वेट बाय वेट परसेंट। हाँ ठीक सर। हम सवाल पूछे थे कि किसी को क्या समझ में आया, हम ही से सवाल पूछ दी। अरे सर वो थोड़ा सा तो पूछ ही सकता है ना। ओके सर 1/10 सर 1/10 है क्या? नहीं, करना क्या है सवाल में, बस ये डिस्कशन करो, आंसर मत निकालो। करना क्या है सवाल? 1:9। 9 नहीं, करना क्या है सवाल में, बस ये बताओ। सर ये 10% वेट बाय वेट का दिया हुआ है, तो 10 इक्वल्स टू 100/x इंटू 100 कर देंगे तो क्या फिर क्या 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 एक बार फिर से बोलो। सर 10% वेट बाय वेट उसका दिया हुआ है, ठीक है, तो 10 इक्वल्स टू 100/x इंटू 100, जहाँ 100 है CaCO3 का वो मास, ठीक तो है, फिर x निकल जाएगा, ठीक है, और x होगा टोटल सोल्यूशन, मतलब जितना है उसका मास। ठीक है, तो फिर मोल मतलब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हाँ 100 बाय तो टोटल जो है 1/11 होगा। 1/11 होगा? नहीं, 1/11 भी नहीं होगा। सर हाँ 1/10 होना चाहिए ना। नहीं, हाँ क्या बोली थी आद्या? एक्स वाला पार्ट टोटल का मास निकल गया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, उसके आगे? सर फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCO3 निकालना है तो हो जाएगा 100 बाय टोटल जो होगा। नहीं, 100 तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 100 तो उसका मास है, जबकि मतलब मोल्स के टर्म में अच्छा निकालते हैं मोल मोल, फ्रैक्शन। आंसर शायद से 1/51 आएगा, 1/51। थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, और एक सर्टेन तरीका अगर यूज करें तो ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्दो आद्या सही तरीका बताइए, ऑलमोस्ट सही तरीका बताइए, उसको भी यूज कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक किया उसमें। चलो ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। जब भी कभी इस तरीके का सवाल देगा जहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में सर हाँ सर आ गया। 1/51, हाँ हाँ आ जाना चाहिए था सवाल में।
तरीका ऑलमोस्ट सही था, ठीक है, मतलब तरीका सही है ऑलमोस्ट नहीं, बट हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं जो और थोड़ा सिंपल हो सकता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना इस तरह के सवाल में, जब भी कभी सवाल में परसेंटेज दे रखा होगा जब भी, तो सीधा इस तरह के केस में 100 के बराबर वैल्यू का सॉल्यूशन मान लेना। अब जैसे हम लोग सवाल में परसेंटेज बाय वेट बोल के चल रहे हैं, तो परसेंटेज बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो जो चीज नीचे होगा टोटल सॉल्यूशन वाला पार्ट, उसके पार्ट को 100 के बराबर मान लेना। तो सॉल्यूशन का वेट कितना है, 100 मान के चल सकते हैं। कैलकुलेशन करने का स्टैंडर्ड तरीका माना भी जाता है, मतलब ये कैलकुलेशन करने का हम लोग का स्टैंडर्ड तरीका है कि हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूशन एज्यूम कर सकते हैं 100 के बराबर, और ये स्टैंडर्ड मेथड में कंसिडर किया जाता है, मतलब सब्जेक्टिव अप्रोच में भी इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम के बराबर है, तो अगर टोटल सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम के बराबर है और उसका 10% सॉल्यूट कैल्शियम कार्बोनेट है, तो 100 का 10% कितना होता है, 10, मतलब इसलिए 100 माने हैं कि उसमें परसेंटेज कैलकुलेट ना करना पड़े। 100 के टर्म में जब परसेंटेज के हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो जितना परसेंटेज उतना ही अमाउंट। तो अगर 100 का 10% निकालेंगे तो वैल्यू अपना 10 ग्राम के बराबर आएगा। इसका मतलब वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम के बराबर है। तो अगर मान लो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम के बराबर है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट वाला पार्ट जो कि बेसिकली H2O है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सोल्यूट 10 ग्राम, सॉल्यूशन 100 ग्राम, मतलब 10 के अलावा बाकी बचा 90 ग्राम, ये पार्ट अपना सॉल्वेंट हो जाएगा। तो इस पूरे के पूरे कंपोनेंट में सोल्यूट का वेट मालूम है, सॉल्वेंट वाले पार्ट का वेट मालूम है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल सकते हैं। कैल्शियम का मास 40 होता है और CO3 का मास 60 के बराबर होता है, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा टोटल वैल्यू, इसका मतलब 0.1। और यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अगर निकालेंगे तो टोटल मास डिवाइडेड बाई मोलर मास 18, मतलब 5 के बराबर वैल्यू। तो एक मिक्सचर है बेसिकली सॉल्यूशन, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है और इसमें H2O प्रेजेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ मोल्स 0.1 और H2O वाले पार्ट का नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट 5 के बराबर। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और कैल्शियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ मोल्स 0.1 के बराबर है, डिवाइडेड बाई नीचे वाले पार्ट में 5 प्लस 0.1। तो यहाँ से जब डेसिमल वाले पार्ट को हटाएंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा, तो ओवर वैल्यू अपना 1/51 के बराबर निकल के आ जाना चाहिए। अगर इस सवाल में डाउट होगा तो आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सवाल में तरीका ध्यान रखना। हाँ बोलो। एक बारी फिर से बता दीजिए चलो प्लीज। ठीक है ध्यान दो। जैसे जब भी कभी सवाल में इस तरह का परसेंटेज दे रखा होगा, या जब भी कभी सवाल में सॉल्यूशन का अमाउंट नहीं मेंशन किया होगा और फिर भी कैलकुलेशन करने बोलेगा, तो हमेशा इस तरह के केस में 1 लीटर, 1 किलोग्राम या 100 ग्राम या 100 ml ये सब वैल्यूज मान सकते हैं, एजम्पशन लेके चल सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्म होता है। तो पूरे मिक्सचर का 1 किलोग्राम ले या 1 ग्राम ले या 100 ग्राम ले या फिर 1000 ग्राम ले या 200 ग्राम ले, हमेशा कंसंट्रेशन का जो अमाउंट है या जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो सेम ही आउटपुट देगा, फिर सेम वैल्यू एक्वायर करेगा। तो अगर इस पूरे क्वेश्चन में हम लोग के पास मोल फ्रैक्शन निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का किसी एक्वस सॉल्यूशन में, और जिसका 10% बाय वेट वैल्यू दे रखा, तो हम लोग के पास कैल्शियम कार्बोनेट वाले पार्ट का वैल्यू दे रखा है और हम लोगों को मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करें, तो उस केस में जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन वाले पार्ट का 100 ग्राम एज्यूम कर लेंगे, और हमेशा थोड़ा फॉर्मूले का ध्यान रखना होगा। 10% बाई वेट, तो परसेंटेज बाई वेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो इस केस में परसेंटेज बाई वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो जो बड़ा चीज है, मतलब पूरा जो सॉल्यूशन वाला पार्ट या जो पूरा मिक्सचर है, हमेशा उसका अमाउंट एज्यूम किया करना। और सवाल में क्योंकि परसेंटेज बाय वेट दिया है, तो हम लोग यहाँ पे आराम से वेट ऑफ सॉल्यूशन एज्यूम करके चलेंगे 100 के बराबर। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम के बराबर हो गया। और अगर मान लो सॉल्यूशन का वेट, मतलब पूरे मिक्सचर का वेट 100 ग्राम के बराबर है, जिसका 10% कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इस केस में वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी इक्वल टू 10% ऑफ 100। तो 100 का 10% कितना होगा, तो 10 के बराबर।
तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट का वेट निकल के आ गया। अगर हम लोग 100 ग्राम सॉल्यूशन लेके चलते तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होता। तो 100 ग्राम में अगर 10 ग्राम सोल्यूट है तो बाकी बचा क्या होगा, सॉल्वेंट। तो यहाँ से 90 ग्राम वाला पार्ट अपना H2O निकल के आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोलर मास मतलब 5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय टोटल मास, टोटल मोलर मास 100 के बराबर 0.1 के बराबर आ गया। और यहाँ से अगर मोल फ्रैक्शन निकालते हैं इस पूरे मिक्सचर का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ से अपना वैल्यू 1/51 के बराबर आ जाना चाहिए। वैसे एक चीज है, जैसे मान लो कि हम ऊपर एज्यूम किए थे 100 ग्राम, तो क्या मालूम कि किसी और चीज में हम लोग का मास जो है, मतलब जो कैलकुलेशन है वो 100 के बराबर मास ना लेके चले तो कुछ और वैल्यू आ जाए। तो एक काम करते हैं, अपने वैल्यू को जस्टिफाई करने के लिए हम सॉल्यूशन का मास 1000 ग्राम लेके चल लेते हैं। तो इस केस में 1000 ग्राम में अगर हम लोग सॉल्यूट वाला पार्ट निकालते हैं, मतलब बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालते हैं, तो 10% बाई वेट, तो 100 ग्राम का 10% 10 निकल के आया था। तो अभी 1000 ग्राम का 10% मतलब सॉल्यूशन के अमाउंट का 10% मतलब 100 ग्राम हम लोग का सॉल्यूट कैल्शियम कार्बोनेट निकल के आएगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मतलब 100 डिवाइडेड बाई 100 वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। तो अगर टोटल हम लोग के पास सॉल्यूशन 1000 ग्राम के बराबर है, सॉल्यूट 100 ग्राम के बराबर है, तो बाकी बचा क्या, सॉल्वेंट। तो इस केस में सॉल्यूशन के मास को जब निकालते हैं तो हम लोग सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करते हैं। सॉल्यूट मालूम है, सॉल्वेंट वाला पार्ट हम लोगों के पास निकालना है, तो आराम से 900 ग्राम के बराबर वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O या सॉल्वेंट इज इक्वल टू 900 ग्राम बाई मोलर मास वाला पार्ट 18, यहाँ से वैल्यू आएगा 50 के बराबर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब 1 + 50 के बराबर वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1/51 वैल्यू निकल के आएगा। तो चाहे सॉल्यूशन का 1000 ग्राम लेके चलो, चाहे सॉल्यूशन का 100 ग्राम लेके चलो, हमेशा आउटपुट कंसंट्रेशन टर्म में सेम आना है। तो जब भी कभी एक सॉल्यूशन दिया और उसका कुछ भी नहीं दे रखा है वैल्यू, तो सॉल्यूशन में पूरे वैल्यू का मास या वॉल्यूम आराम से 100 या 1000, 100 ml या 1000 ml, 100 ग्राम या 1000 ग्राम, ये सब मान के कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। ये सब स्टैंडर्ड मेथड्स कंसीडर किए जाते हैं कंसंट्रेशन टर्म में कैलकुलेशन करने के लिए। नोट डाउन कर लो इस चीज को। ऊपर वाले पार्ट को पहले काम करो, नोट डाउन कर लो, फिर नीचे वाले पार्ट को नोट करना, या फिर खुद से भी ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन वाले पार्ट को। खुद से अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आंसर आ पाएगा क्या, ट्राई करके देखो। सर हम x मान के किया, आंसर आ गया। एक्स मान करके भी करेंगे तो आंसर तो आराम से आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि हो सके तो वेरिएबल अवॉइड करना। जैसे एक चीज सोच कभी देखे होंगे, वेरिएबल के टर्म में अगर परसेंटेज निकालने बोलो तो थोड़ा डर लगता है। वेरिएबल हमेशा एक डरावना चीज होता है। कांस्टेंट के टर्म में काम करेंगे तो चीज थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है। तो जब 100 के टर्म में काम कर सकते हैं तो हम एक्स के टर्म में उसको क्यों डेसिमल के प्लेस में लेकर के जाएंगे। तो इसीलिए सीधा वहाँ पे 100 एज्यूम करके चलना। 100 में कैलकुलेशन भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, एक्स का कैलकुलेशन तो वही है, एक्स जैसे बोले कि आद्या जो तरीका यूज किया वो सही है, और तुम सॉल्यूशन का अगर एक्स अमाउंट मान के चलेगा वो भी तरीका सही है, लेकिन कैलकुलेशन में उधर डेसिमल आएगा, फिर उसको कट करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि सिंपली वहाँ पे 100 के टर्म में कैलकुलेशन कर लो, अपना आंसर आराम से निकल के आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करो बाकी लोग। कितना टाइम बच गया अब, 5:45 हो गया। चलो ठीक है, तो आज एक काम करते हैं, आज हम लोग इसी पे टॉपिक में क्लास एंड करते हैं, क्योंकि मोलैरिटी वाला पार्ट जो है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स और क्वेश्चन हमको एक ही साथ डिस्कस करने में। तो हम कुछ होमवर्क देंगे आज तुम लोगों को, जो तुम लोगों को कैलकुलेट करना होगा, और
तुम्हारे बुकलेट से ही होमवर्क होगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोलैरिटी वाला पार्ट का पूरा डिस्कशन करेंगे एक साथ, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन, एक्चुअल में सबसे सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मोलैरिटी ही होता है, तो उसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस वाले पार्ट का डिस्कशन हम लोग करते चले जाएंगे एक एक करके आराम से। इस चीज़ पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। आज के लिए हम क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं, लेकिन पहले होमवर्क दे देंगे तब। 1 मिनट। अच्छा एक चीज बताओ तुम लोग, इसमें 2 लोग गायब भी हो गया। एक चीज बताओ, उत्कर्ष से मिला था क्या तुम लोग कि नहीं मिला था? सर मिले नहीं है, नाम अच्छा, सुने हैं और सुने हैं वो मतलब डिस्कशन विषय कर रहे में। थे ना लोग? हाँ डिस्कशन कर रहे थे ना तुमसे एक दिन, तो यस उत्कर्ष सर। उत्कर्ष जो है वो अभी आईआईटी बीएचयू में पढ़ रहा है, और उसकी दीदी जो है वो दुमका में मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रही है। दोनों मेरे से पढ़ चुके हैं। पहले वो लोग डीपीएस में थे तो पेस में पढ़े थे, फिर उसके बाद जब स्मार्ट प्रेप शुरू किए थे तो ऑलमोस्ट एक तरीके से मेडिकल और इंजीनियरिंग के सबसे पहले स्टूडेंट वही थे। तो वो लोग कहीं और भी इनरोल्ड थे, मतलब ऑलरेडी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में इनरोल्ड थे, बट फिर भी केमिस्ट्री पढ़ने आते थे। और अभी एक तरीके से हम लोग के टीम में काम कर रहे हैं वो लोग। तो तुम लोगों का इंटरेक्शन कराएंगे, उसकी दीदी से भी इंटरेक्शन कराएंगे, तो क्या क्या की यहाँ पे रह करके पढ़ाई के टाइम पे, और उसको क्या कंपटीशन फील हुआ, उस तरह का एक इंटरेक्शन तुम लोगों के साथ हम कराने वाले हैं उन लोगों का। और क्या क्या पढ़ाई करना चाहिए तुम लोगों को आगे के हिसाब से। ऑल्दो तुम लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि इतने क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके, इतना सारा होमवर्क दे चुके, मतलब तुम लोग 11th क्लास का चीज पढ़ते चला जा रहा है। इसके बाद जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे, तो उसके बाद तो फिर मतलब ऐसा है कि तुम लोगों को 11th क्लास का 2 टॉपिक शुरू का वैसे ही आ जाएगा। तो उसके बाद फिर पीरियोडिक टेबल हम लोग क्लास 9th में डिस्कशन कर लेंगे, केमिकल बॉन्डिंग 9th में डिस्कशन कर लेंगे, तो 10th क्लास से केमिस्ट्री का लास्ट का जो 2 टॉपिक है वो सब तुम्हारा वैसे ही खत्म हो जाएगा। फिर तो तुम्हारा जिंदगी 10th क्लास में बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। उन लोगों से मिलवाने वाले तुम लोगों को, देखते हैं कब मिलवा सकते हैं। इसमें होमवर्क नोट करो। सर एक्सरसाइज 2। वैसे एक्सरसाइज 2 में भी ज़्यादा कुछ होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि सब सारा का सारा पार्ट कंसंट्रेशन के टर्म में होता है। नहीं, इसमें तो कुछ नहीं नोट कर सकते। हाँ ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाले पार्ट में इस बुकलेट में ही पढ़ सकते हैं। इस बुकलेट में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाला पार्ट, अच्छा इसमें तो दे नहीं रखा है, इसमें तो नहीं पढ़ सकते। इसमें सेक्शन बी में, एक्सरसाइज 2 के सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 11। सर फिर से इसका लोकेशन बताएंगे क्वेश्चन का? एक्सरसाइज 2 सेक्शन बी, एक्सरसाइज 2 सीधा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17। चलो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में तुमको खुद से ही पढ़ना है, सोच के देखना। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, सर ये सब बहुत। थोड़ा धीरे सर प्लीज। पूरा पूरा सेक्शन भी पूरा कंप्लीट करना है तुम लोगों को। जो पहले तो सारे क्वेश्चन होमवर्क दे ही चुके हैं, उसके अलावा शुरू के क्वेश्चन नंबर 25 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अच्छा नहीं, 25 छोड़ देना, केवल केवल 25 छोड़ देना, 25 कंप्लीट मत करना। सर हाँ सर कल के टेस्ट में यही चैप्टर आ रहा है? हाँ ठीक है सर, पक्का ना? हाँ भाई। ठीक है सर, थैंक यू। उसके बाद एक्सरसाइज 3 में जो एम्स लेवल प्रॉब्लम है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 29, 30, सर 39 भी बोले क्या? नहीं नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, एक्सरसाइज 4 में सर। एक्सरसाइज 3 उसी में एम्स वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 40 खुद से पता करके आना है तुम लोगों को। ठीक है, इतने क्वेश्चंस ट्राई करना, इतने क्वेश्चंस को हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है। बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। हाँ बोलो। सर कल के टेस्ट में पूरा चैप्टर आएगा? हाँ सर पूरा मतलब चैप्टर नहीं, वैलेंसी मतलब और पूरे केमिकल कंपाउंड सब? नहीं नहीं, वैलेंसी नहीं, वैलेंसी कहाँ है इसमें? सर एसचंद में दिया हुआ था इसीलिए। अरे एसचंद का है पढ़ते हैं तुम लोग, एनसीईआरटी पढ़ा करो भाई, सब एसचंद पढ़ने में लगा पड़ा है। सर और नहीं वेपर सर, हम डेंसिटी एसटीपी एनसीईआरटी सब पढ़ते आएगा हैं। कि नहीं? क्या है क्या है? सर वेपर डेंसिटी एसटीपी नहीं नहीं, मतलब जो ये सब एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी से आएगा? हाँ भाई एनसीईआरटी से आएगा, तुम्हारे 9th क्लास के सिलेबस से आएगा। वो जो टेस्ट है वो तुम्हारे नॉर्मल बैचेस के साथ कंबाइंड टेस्ट है, वो तो तुम लोगों को खुद से ही करना है, वैसे भी खुद से करना है। हम जो तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं वो तुम्हारे एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर चल रहा है सब कुछ, ठीक है। सर थोड़ा ऊपर? हाँ थोड़ा ऊपर। क्या बहुत ऊपर लग रहा है क्या तुमको? नहीं सर, लेकिन 10th के एनसीईआरटी में भी हमको नहीं लगता है कि 9th इतना क्लास दिया की हुआ चीजें है। 11th में रिलेटेड है, 9th क्लास की चीजें 10th में रिलेटेड नहीं है। ऑलमोस्ट 9th क्लास की चीजें 11th क्लास में रिलेटेड है। 10th क्लास हाँ की सर, चीजें अपनी बहन का बुक देखे तो वो बहुत फेमिलियर लग रहा है अब थोड़ा हाँ सा। 10th क्लास की चीजें 12th क्लास में रिलेटेड है, इस टाइप का होता है। तो इसीलिए 9th में हम लोग 11th क्लास की चीजें आराम से पढ़ा सकते हैं। जैसे काइनेमेटिक्स वाला जो पार्ट है, जो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये सब फॉर्मूला 11th के पहले टॉपिक में है। उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, बट है वही चीज। तुम्हारे बुकलेट में सॉल्व करा रहे थे, तुमको देख के पता चल रहा है ना कि ये सब चीजें तो हम लोग 9th में ही पढ़ते हैं। ये सब जनरल केमिस्ट्री, ये सब 9th क्लास में होना चाहिए था। लोगों को पढ़ाया नहीं जाता ढंग से, और लोगों को 11th क्लास में इसी में दिक्कत होता है, उनको समझ ही नहीं आता ये क्या पढ़े इसमें, ठीक है। और ये एक बार पढ़ लिया तो जिंदगी भर याद रहेगा, इसमें कुछ करने का नहीं रहेगा, इससे सवाल भी नहीं पूछा जाता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतना ही।